अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद से बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलों और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलों और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएँ। पिछले कई प्रोग्राम से मुल्क के जो इस वक्त उमूमी सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। ख़ास तौर पर सैलाब की वजह से जो सूरत हाल अब तक सामने आई है उस पर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। और क्या कीजिए कि जितने भी पैगामात मौसूल हो रहे हैं वो इस ही हवाले से हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा, किस हद तक नुकसानात हो सकते हैं और वगैरह वगैरह के तबाही की क्या वजूहात हैं, इसके लिए क्या सदेबाब करने की ज़रूरत है। ये वो तमाम मामलात हैं जो अमूमन ज़ेर बहस आते हैं और उसके बाद फिर ये सारा सिलसिला जो है मैं जैसे इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि थम जाता है और ये सारे मुबाहिसे ख़त्म हो जाते हैं, ये सारी बहस दम तोड़ जाती है और उसके बाद जब दोबारा तबाही आती है तो फिर से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तो गुज़िश्ता कई सालों से ये सिलसिला जारी है और इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ है। देखना होगा कि इसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है और हमेशा मैं एक बात अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए आप तक पहुँचाता हूँ कि हमें संजीदगी का मुजाहरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल इस मामले पर तो यकीनन गुफ्तगू की जाएगी कहीं ना कहीं और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे और उसमें सर फहरिस्त जो हमारा सबसे बड़ा मसला हमें नज़र आता है वो है तालीम। और इस सारे मामले के अंदर ये जितने भी अभी तक सिलसिले शुरू हुए हैं, तबाही के हवाले से बात हो रही है, मौसमियाती तब्दीलियाँ कहीं ना कहीं उसके हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है, मगर इन सारी चीज़ों में जिसको सबसे ज़्यादा आप ये समझ लीजिए कि ऐसा मामला और मौजू है जिसको पस पुश्त डाल दिया जाता है और फिर जब कोई ख़ास मौका आता है या अमूमन बजट के मौके पर इस मामले पर गुफ्तगू की जाती है कि कितनी एलोकेशन होनी चाहिए, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, मगर अपने माशरे की तरफ जब नज़र डालते हैं तो महसूस ये होता है कि जिस चीज़ का कहत है सबसे ज़्यादा फुकदान पाया जाता है वो हमें तालीम का नज़र आता है। बहरहाल बड़ी खुशकिस्मती है कि आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे इसी मामले और मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमानों को सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा, आपसे तारुफ़ करवाऊँगा। जनाब प्रोफेसर मोहम्मद महराज सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं जो कि चेयरमैन हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जनाब महराज साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमराह तशरीफ़ फरमा हैं मिस फरीन लोधी साहिबा जो कि एक माहिर तालीम भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इसके अलावा बहुत सारी आपके माशाल्लाह मसरूफियात हैं, मुख्तलिफ़ कामों में ख़ुद को मसरूफ़ रखती हैं, उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मिस फरीन बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मेरा साहब आपके साथ करूँगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ बहुत सारे मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर अमूमन बहस होती है, होना भी चाहिए, मुकालमे की तो ज़रूरत है, मगर क्या कीजिए कि तालीम की जब बात आती है तो यकसर उसको नज़रअंदाज किया जाता है। अब बुनियादी तालीम के जो मसाइल हैं या जो मामलात हैं हम उससे बाहर नहीं आ सकें। अब क्योंकि पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसमें बहुत सारे निजी तालीमी इदारे भी आपके साथ शामिल होंगे और मेरा ये ख्याल है, मेरी अपनी ज़ाती राय है, वैसे तो बहुत सारे इदारे इस मुल्क में पाए जाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो मसाइल पाए जाते हैं वो तालीमी इदारों के साथ पाए जाते हैं। इसकी क्या वजह है ज़रा मैं चाहूँगा उसके ऊपर भी गुफ्तगू हो जाए और साथ साथ उन मसाइल की भी निशानदेही करते हैं जिसको आप समझते हैं कि फिलफोर हल होने की ज़रूरत है। फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया यासिर भाई आपका। यकीनन एक खुश्क सब्जेक्ट है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली कि एजुकेशंस के हवाले से आपने कई करंट अफेयर्स के अंदर जो है वो मुल्की तौर पे रोड बनाना, पानी के मसाइल, जी बिजली जी। के मसाइल, मुख्तलिफ एनर्जी क्राइसिस के मसाइल पे डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल अगर जिन ममालिक के अंदर या जो तरक्की पजीर ममालिक है वो सबसे पहले अगर अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपनी लिटरेसी रेट को स्टेबल करना होता है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान बदकिस्मती से कोरोना से लेकर के अब तक टिल नाउ सैलाब और दीगर किसी भी वजह से या वो क्राइसिस डिज़ास्टर आपके पॉलिटिकल हो, इंडिया की तरफ से हो, बॉर्डर का मसला हो, वट एवर दैट, लेकिन तरजीह बुनियादों पर एजुकेशन पर कोई प्रेफरेंस नहीं है, तरजीह नहीं है। लिटरेसी रेट बढ़ने के बजाय डे बाई डे गिर रहा है। उसकी बेशुमार वजूहत हो सकती हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर अभी जो लिटरेसी रेट है वो 63 समथिंग परसेंट है। इसका मतलब लिटरेट आदमी कहते कैसे हैं, पहले तो पाकिस्तान में उसकी बहुत इंटरप्रेट खूब, कर लिया बहुत जाए खूब तशरीह हो कि जाए विच उसकी। वन पर्सन दे राइट नेम एंड एड्रेस यू कॉल द लिटरेट पर्सन, यानी जो आदमी अपना नाम और एड्रेस लिख सकता हो उसे आप कहते हैं ये पढ़ा लिखा बहुत बंदा खूब। है।
इसमें कोई ताल्लुक नहीं है कि वो प्राइमरी या सेकेंडरी या कोई मैट्रिकुलेट है। इसके आदादो शुमार के इंजीनियर्स कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, शायद हमें एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए किसी एजुकेशनिस्ट की जरूरत नहीं है, हमें इकोनॉमिक के लिए किसी इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं है, हमें पावर सप्लाईज और एनर्जी क्राइसिस के लिए किसी एज ए इंजीनियर की जरूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज के अंदर इन अहबाब की जरूरत नहीं है, तरजीह नहीं है। उसके लिए नॉन मैट्रिक भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि तालीम करता क्या है। तालीम का मकसद जॉब ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि लाशऊरी से शऊर की जानिब कन्वर्ट होने को हम कहते हैं। ये शख्स लिटरेट आदमी है। अब शऊर जब होगा तो यकीनन चीज़ों की, शऊर का मतलब तो ये जो सैलाब के लिए जो रोना रो रहे हैं कि जी पानी आ रहा है, 5 दरियाओं का पानी आएगा, दरिया सिंध में आएगा, तो देखिए तमाम चीज़ों के लिए कोई शऊर वाला बंदा होगा जो स्ट्रेटेजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा। बदकिस्मती से हम तो लिटरेसी रेट को क्या बढ़ाएं, आउट ऑफ स्कूल्स में ही हमारे पास करोड़ों में है बच्चे जिस पे कोई तवज्जो नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, कोई सियासी बंदा आके डिस्कशन नहीं करता है। बहुत कम चैनलों पे इस पे डिस्कशंस हो रही है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान। तो अगर इसके लिए सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर 3 स्टेट या कह लें 3 अलग अलग शोबेजात के स्कूल्स या कॉलेजेस हैं। एक तो वो जो एलीट क्लास है, बिल्कुल ठीक है, वो 15% है, 10% है, जहां पर फीस आपकी 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए है। आप वो जो तबका है वो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन सेकंड जो है वो आपसे 5,000, 10,000 रुपए लेता है, और एक मीडियम इंग्लिश मीडियम जो एक आम बच्चा जो नॉर्मल निकलता है। लेकिन पाकिस्तान का तकरीबन 85% जो बोझ है वो प्राइवेट स्कूल्स उठाता है। अगर प्राइवेट स्कूल्स को आप निकाल दें, यानी कि उन इलाकों में जो स्लम पॉपुलेशन एरिया है जहां पर लोग 500 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक फीस लेते हैं, और ये स्टेट की मदद करते हैं। और जब ये स्टेट की मदद करते हैं, लिटरेसी रेट को बढ़ाने में मदद करते हैं, पाकिस्तान का नाम होता है, लेकिन इनके साथ वही सलूक किया जाता है जो 15% जो स्कूल है, जो क्योंकि मिनिस्ट्रीज के और होम के और टेक्नोक्रेट के, ब्यूरोक्रेट्स के जो बच्चे हैं वो उन्हीं 15% इदारों में पढ़ते हैं, और उनके माइंडसेट में ये होता है कि ये जो स्कूल्स होते हैं ये कमर्शियल है, कमाते हैं, बिजनेस है, ये बहुत बड़े, बिल्कुल है, लेकिन वो 15% है जिसमें आपके बच्चों का और आपकी जात का एक्सपीरियंस है। लेकिन आप उन स्कूलों को क्या कहेंगे जो लांडी, कोरेंगी और इंटीरियर अर्बन एरियाज में काम करते हैं? वो यकीनन अगर वो नहीं होते, जहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स मौजूद नहीं है, वहां पर एक शख्स जो पढ़ लिख करके अपने 200 गज पे एक स्कूल बना के अपने गांव और इलाके को करता है, तो गवर्नमेंट एटलीस्ट ये कर दे कि अगर आप खुद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं तो कम से कम उनको फैसिलिटेट करके लिटरेसी रेट बढ़ाएं। मैं अभी इसकी तरफ वैसे तो कोशिश थी कि बाद में इसके ऊपर आगे गुफ्तगू करें, लेकिन आपने क्योंकि निशानदेही कर दी है तो इसको भी ज़रा डिस्कस करेंगे कि ये जो निजी तालीमी इदारे जिनका भी आप तस्करा कर रहे हैं कि उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और उनको कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है, दैट इज़ अ क्वेश्चन। इसके ऊपर अभी बात करते हैं। मिस फरीन को भी दावत गुफ्तगू दूँगा। मिस फरीन, अभी बुनियादी तालीम के हवाले से जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने ख़ुद भी इसके ऊपर बड़ा काम किया है और आप इरादा भी रखती हैं, जैसे इससे पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है, तो आप क्या समझती हैं कि निजी तालीमी इदारे, इनकी ज़रूरत कितनी आखिर हमें है? इसमें मज़ीद क्या इजाफा किया जा सकता है? वैसे तो नागुज़ीर हो चुका है, मगर ये एक रियासत की भी ज़िम्मेदारी है, एक सरकारी स्कूल की भी अहमियत है, जिसको इतना मायूब समझा जाता है आज कि अगर किसी को ताना देना होता है तो मुझे माफ़ कीजिए, ये कहना पड़ता है कि ये सरकारी स्कूल या पीला स्कूल जिसको हम कहते हैं उससे पढ़ा हुआ है। ये हमारी आज हालत हो चुकी है, तो इतना मायूब कैसे हो गया ये, और इसके लिए क्या किया जा सकता है, ज़रा फरमाएं। थैंक यू सो मच इस टॉपिक को मौका देने का। बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह मेरे भाई ने या मेरे सर ने अर्ज़ किया, पाकिस्तान में जिस तरह ये निजी स्कूल है ना, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में यही बात अर्ज़ की थी कि निजी स्कूलों में चले हैं, वो खुले हुए हैं, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हुकूमती सतह पर फॉर एग्जांपल आपने अगर गवर्नमेंट स्कूलों को पीछे कर दिया है, गवर्नमेंट स्कूलों को नहीं देखना चाह रहे या गवर्नमेंट स्कूलों को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, तो एटलीस्ट ऑडिट तो करें कि वो निजी स्कूल जो है वो क्या तालीम दे रहे हैं।
क्या वो सारे शऊर के लेवल या शऊर की वो सारी चीज़ें हमारे बच्चों को दे रहे हैं जो इस जनरेशन को रिक्वायर्ड है, जो आगे जाके बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा बात करते आए हैं कि तालीम के साथ तरबियत जुड़ी है और तरबियत में इखलाकी तरबियत मौजूद है। इखलाकी तरबियत पे जब हम काम करते हैं तो उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम बच्चों को सिर्फ ये तो नहीं सिखा सकते कि भाई इखलाक, इससे इस तरह बात करो, इससे इस तरह बात करो, शहर में इस तरह चलो, लोगों के साथ किस तरह बिहेव करो। कम अज़ कम जो वो तालीम हासिल करने के इदारों में आ रहे हैं तो उनको हम टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएं, उनको हम फोकस मैनेजमेंट की तरफ भी लेके जाएं। उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि दौरे हाजिर में जिस तरह तालीम आगे बढ़ रही है उसमें आपकी किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किन चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं समझती हूँ निजी तालीम इदारों में तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो हम दूसरे पोस्ट तालीम इदारे देखते हैं जिनमें हाई फाई स्कूल हैं, जो नामी गिरामी ब्रांडेड स्कूल हैं, जहाँ से पढ़ने के बाद लोग फख्र महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, वहाँ हो सकता है कि इन चीज़ों पे काम किया जा रहा हो, बल्कि लेकिन वो जो छोटे तालीम इदारे हैं उनमें बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा। मतलब 3 टियर्स बन चुके हैं। एग्जैक्टली, एक वो कैटेगराइज कर दिया उन चीज़ों को। उसके बाद जो बीच वाली टियर है, सेकंड टियर, उसके अंदर वो स्कूल आएंगे जिसका भी आपने तस्करा किया, वहाँ पे ये मिसिंग है और बड़ी तादाद उन्हीं की है। और फिर सबसे नीचे वाली टियर में वो सरकारी स्कूल आएंगे जिनकी बिल्कुल तो वैल्यू खत्म हो गई, जिनमें तो कुछ भी नहीं है। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहें ना तो 10% से वही जैसे आपने कहा, तो सरकारी स्कूलों में कुछ भी नहीं है, ना ही वो टीचर्स मौजूद हैं, ना ही वो तालीम है, ना बच्चों के अंदर शऊर है, नथिंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि फरीन साहिबा मुतमईन तो हैं, मगर 2 बड़े आम सवाल इन्होंने उठाए। एक तो ये कि इसका पहले अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर भी एक तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उसके बाद फिर एक थर्ड पार्टी एनालिसिस हो, ऑडिट हो या अकाउंटेबिलिटी, जो भी आप इसको नाम दीजिए, ये भी होना ज़रूरी है। उसका उसकी वजह क्या है, जैसे उन्होंने कहा कि ये भी मेक श्योर किया जाए कि सिर्फ तालीम ही ना दी जाए, नंबर कैसे बनाने ये ना सिखाया जाए, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है। सबसे पहले एक इखलाकी तरबियत और दूसरा ये कि माशरे में वो जो इंडिविजुअल पढ़ के वहाँ से निकलेगा उसका क्या किरदार होना चाहिए, ये भी उसे मालूम होना चाहिए। ये चीज़ मिसिंग है। फरमाइए यासिर भाई, मैं आपके तो बस उससे नाज़रीन से बताऊं, हमारा प्रॉब्लम माइंडसेट का ये है कि माँ कहती है कि इस बच्चे की जिम्मेदारी बाप की है, बाप कहता है इस बच्चे की जिम्मेदारी माँ की है, माँ बाप कहते हैं ये जिम्मेदारी जो है वो स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स की है। और देखिए, ये सबसे मेन माइंडसेट हमारा यहाँ नेगेटिव है। ठीक है कि who we are, what's my responsibility and how can I manage and execute for my children और मेरी नेशन को कैसे करेंगे। देखिए, अल्लामा इकबाल में इसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक शेर मुझे याद आया है कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। कहाँ है यहाँ पर? देखें, जो बाप अपने बच्चे को ये बताए कि बाहर किसी को बताना कि मैं घर पर नहीं हूं, तो उसने बेसिकली करैक्टर तो यहीं से लूज कर दिया। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी और हमारे प्राइवेट स्कूल्स को भी कि जिसको हम पढ़ाने की बात करते हैं, ह्यूमंस, इंसान, वो कैसे पढ़ता है। तो पहली बात तो ये कि दुनिया की किसी लैंग्वेज को इंसान नहीं पढ़ता है। देखिए, इंसान जो है वो स्केचेस समझता है, यानी कि वो कहते हैं बिलीव वो उस पे करता है जिसको वो देखता है। सीन और बिलीव का बिल्कुल ठीक। जो चीज वो देखता है वो सीखता है। आप सारी जिंदगी किसी से पूछें, आप देखेंगे बच्चियां हमारी बहुत अच्छे स्कार्फ पहनती हैं, उससे पूछा जाए कि ये तुमने कहाँ से सीखा, हमारी टीचर ने पहना था। उसने जिंदगी भर किताबों से जो पढ़ा है वो नहीं सीखा है। एक बात तो समझना है कि हम किस किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो इन्वायरमेंट जो 4.5-5 घंटे का जो इन्वायरमेंट है और जो घर का 20 घंटे का एनवायरनमेंट है, तो 20 घंटे में वो क्या सीन करता है और किस पे बिलीव करता है और एक्सपेक्टेशन आपकी स्कूल पे होगी। स्कूल आपको 2 स्किल्स देता है, एक लोकल। देखिए, टोटल 32 स्किल्स होते हैं। एक स्किल्स है कि लिखना पढ़ना, एक स्किल्स है बोलना, एक अलग स्किल्स है जैसे आपके पास है, स्केटिंग करना अलग स्किल्स है, डिबेट करना अलग स्किल्स है, स्विमिंग करना अलग स्किल्स है, लाइफ स्किल्स को सीखना अलग स्किल्स है। तो आप ये समझें कि आप जो क्रेडिट आवर्स उनको मिलता है उस पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें। ठीक है कि 4 घंटे में आपको 1000 रुपए में ये चीज मिलेगी। नहीं, वेरी सॉरी, सिर्फ 2 स्किल्स पे काम होगा, 2 स्किल्स पे होता है। अगर ये भी सही कर ले, लिखना और पढ़ना, वो भी बच्चा 14 साल के बाद जब वो ग्रेजुएट होता है तो उसे एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। तो आप बहुत ज्यादा के चक्कर में ना पड़ें, आप बुनियादी फंडामेंटल करें कि उसको लिखना और पढ़ना आ जाए। अब डिपेंड करता है कि उसको स्किल्स बताएं कि दुनिया में लाइफ स्किल्स में ये काम है। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपकी बात से मेरे जहन में एक सवाल आता है। आपने कहा 4 घंटे के अंदर ये मुश्किल नहीं है,
मैं दुनिया के और दीगर ममालिक में देखता हूँ, बहुत सारे ममालिक हैं। एक मिसाल मैं हमेशा सामने रखता हूँ जापान की। वो भी 4 या 5 घंटे के अंदर इतना कुछ सिखा देते हैं कि बच्चे को ये भी पता होता है कि घर में बैठना कैसे है, किससे बात क्या करनी है, लिखना पढ़ना तो आएगा ही उसको, मगर उसके साथ साथ उसको ये भी पता चल जाता है कि मेरा सोसाइटी में रोल क्या है। ये मैं एक छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ। इसमें मैं वो क्या कमाल कर पेरेंटिंग रहे के हैं। हवाले से अर्ज करूं, मुझे 25 साल हो गए इस काम में। मेरे पास वो स्कूल है जहां पर बुकलेस वर्किंग भी मैंने की है। पाकिस्तान के अंदर मैं ओमान और दीगर ममालिक भी विजिट किया मैंने इस पे। देखिए वहां पर पेरेंट्स आपसे रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, होमवर्क ओरिएंटेड नहीं है। वहाँ बच्चा चाहता है एज पर चॉइस, वो क्या चाहता है वो करने के लिए। मैं अभी ओमान में था तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि वो फ्रीलांस से वहाँ से वापस आए, कहते हैं यार वो एज ए प्रोफेसर है। उसने कहा यार मैं यूनिवर्सिटी जाता था तो मैं अपने जिस स्कूल में मैंने एडमिशन करवाया था तो मैं उसको जाते हुए भी देता था, वो ग्राउंड में खेल रहा होता था टीचर्स के साथ, जब वापस आ रहा था तो भी खेल रहा होता था। अगर पाकिस्तान के अंदर जो नैरेटिव और जो परसेप्शन पेरेंट्स का है, अगर एक दिन टीचर ने गलती से होमवर्क नहीं दिया है तो एक डिजास्टर आ जाएगा उसके ऊपर, तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? आप एज ए पेरेंट क्या आपने क्या किया था? 2-3 चीजें फंडामेंटल, ये तल्ख बात है। होमवर्क हो रहा है, अच्छा एग्जाम में बच्चा फर्स्ट आ रहा है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो गलत है, आप उसे छोड़ दें। अभी अगर कोई इदारा पाकिस्तान के अंदर, मैं तो कर रहा हूं, बड़ी मुश्किल से मैंने काउंसलिंग की इस पे कि भाई बुकलेस वर्क करें, यानी मेजर और माइक्रो पे काम करें। मेजर ये है कि 3 फंडामेंटल सब्जेक्ट उठाया जाए, बाकी स्ट्रीम पे काम करें। देखिए इस पे पहले तो आपको पहले पेरेंटिंग करने की जरूरत है, पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है। वो कहाँ से पास आउट है उसको, जैसे आपने बताया कि चीन के अंदर, चाइना के अंदर, फिनलैंड के अंदर, वहां पर तो क्लास 3 तक कोई रिजल्ट ही नहीं है, कोई पास फेल ही नहीं है। तो वहां पर फंडामेंटल स्किल डेवलप जो होता है, जो बच्चा 2.5 साल से लेकर के 7 साल की उम्र तक उसे फंडामेंटल लाइफ स्किल सिखाया जाता है। बिल्कुल ठीक तो है। ये एक्सपेक्ट करना पड़ेगा आपके पास। सही मालूम है, जैसे डॉक्टर फौजिया सिंध में देखती हैं हमारे तमाम निसाब को, तो निसाब के अंदर आप क्या चीज डाल रहे हैं, आपने क्या ईपीएल डाला है, क्या कॉर्टसी डेवलपमेंट डाला है, क्या आप बच्चों की फिजिकल हेल्थ के लिए क्या काम कर सक रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात तय करना है कि हमारे पास निसाब दुरुस्त नहीं है, हमारे पास एग्जाम ओरिएंटेड है। अभी इसकी तरफ आते हैं। अभी एक और बड़ा मौजू है कि आपने निसाब की बात की है, इसको होना किस तरह चाहिए। मैं ज़रा मिसरीन आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी बात हो रही थी कि जो शॉर्टकमिंग्स हैं ये आ रही हैं पेरेंट्स की जानिब से, यानी कि सबसे पहले ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि घर में अगर इखलाकी तरबियत सही नहीं होगी तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जब वो स्कूल जाएगा तो फिर उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होगा। और स्कूल का, जैसे इन्होंने कहा, मुझे ये समझ में आया कि इस वक्त फ़ी ज़माना सिर्फ ज़िम्मेदारी है कि उसको लिखना और पढ़ना सिखाए, बाकी मानदा जितने भी स्किल्स जिसका भी तस्करा उन्होंने किया वो उसको कहीं और से सीखने होंगे। किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं, फरमाइए। बिल्कुल मैं मुत्तफ़िक़ हूँ इनकी बात से। और पहले भी एक प्रोग्राम में मैं ये बात अर्ज़ कर चुकी हूँ कि स्पेशली जेन जी की अगर हम प्रॉब्लम देखें, अभी जो हमारी करंट जनरेशन है उसमें यही है, जिस तरह स्कूलों को भी हमने कैटेगराइज किया कि वो एक अलग लेवल है, दूसरा अलग लेवल है, तीसरा अलग लेवल है, सेम इसी तरह पेरेंट्स भी रिलाई कर बैठे हैं अब स्कूलों पे। आप देखें कि जिस तरह मसरूफियत है, जिस तरह आजकल माशरा चल रहा है, जिस तरह हम लोग पेरेंट्स में मेल और फीमेल दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। सही है, हमने ये नहीं देखना कि हमारे बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं या नहीं हुई जो हमारे अंदर मौजूद थी, या जो हमारे दीन इस्लाम से भी हमें सिखाई गई हैं, या जो हमारे बड़ों ने भी हमें सिखाई हैं, वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। हमने मोटी मोटी किताबें दिला दी, ब्रांडेड स्कूलों में उनका नाम लिखवा दिया, जिसकी जितनी वैल्यू है। अगर एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल पेरेंट्स है तो उन्होंने अपने हिसाब से किसी मिडिल क्लास स्कूल में, यानी कि एक छोटे नॉर्मल स्कूल में करवा दिया, लेकिन उनको भी ये नहीं मालूम कि मैंने इस स्कूल में करवाने के बाद पहले से वो कौन सी एजुकेशन है, वो कौन सी चीज़ है जो बच्चों को लेके भेजना है, ताकि वहाँ जाके टीचर जब उसको पॉलिश करेंगी तो वो बच्चा जो है वो निखर के सामने आएगा। वो सिर्फ ना सिर्फ माँ बाप के लिए, कौम के लिए भी एक बेहतरीन इंसान साबित होगा। अब जब ये सारी चीज़ें वहाँ चली गई किताबों के साथ, तमाम चीज़ों के साथ, तो पेरेंट्स भी ऑडिट नहीं कर रहे हैं बच्चों को। वो ये देख ही नहीं रहे हैं कि स्कूल से ये क्या सीख के आ रहा है। ठीक है, और स्कूल में क्या है, मैंने मेजोरिटी स्कूल ऐसे देखे हैं, मैं भी तालीमी शोबे से 20 साल से वाबस्ता हूँ। मेजोरिटी क्या होता है कि हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम जो ना लेसन पे वर्क करें, हम लेसन कुछ इस तरह प्लान करें कि हमने जो बच्चा लेसन बनाया है ना
वो लेसन प्लानिंग में ही वही चीज़ें बस बच्चों को सिखा दी, उसी से बच्चा पास हो गया, अगले ग्रेड की तरफ चला गया। हमने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डाली ही नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा स्किल्स मौजूद ही नहीं है। हमारा बच्चा मतलब ग्रेजुएट तक तो सिर्फ और सिर्फ किताबें या थ्योरी पर काम कर रहा होता है, वो सिर्फ पढ़ रहा होता है और अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग कि उसने बेचारे ने कितना याद करा, उसका दिमाग कितना तेज चलता है, वो उसके एग्जाम दे रहा है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये ज़हीन है, ये कमतर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। उसको ये नहीं मालूम कि मैंने जब यहाँ से निकल के जाना है तो मेरी डायरेक्शन क्या है, मेरा पैथ क्या है, मुझे किस तरफ जाना चाहिए। जी, बिल्कुल तो फिर ऐसा ही इसी चीज़ों में सर मैंने जैसे अभी बात करी कि टाइम मैनेजमेंट, फोकस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट पे हमारे पास वर्क ही नहीं हो रहा। जैसे आपने अभी जापान की मिसाल दी, तो वहाँ एक काइजन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें अगर मैं इसको माइंड साइंसेस के अकॉर्डिंग कहूँ तो हम वूप टेक्निक्स कहते हैं। क्या हमने आज तक अपने किसी भी स्कूल में एक प्राइमरी लेवल से अपने बच्चों को ये बात बताई है कि वूप टेक्निक्स है क्या? बेसिकली हम वूप टेक्निक्स के थ्रू किस तरह अपना छोटे से जो गोल्स होते हैं हम उसको किस तरह अचीव कर सकते हैं। मतलब हम अपनी पहले विश जाहिर करें कि हमारी विश क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं, एक माइंड सेट बनाएं, देन उसके बाद हम उसका आउटकम देखें कि वो हो क्या रहा है, उसमें अगर मैं करूंगी तो मेरे पास क्या आउटकम आएगा। देन उसके बाद हम ऑब्स्टेकल्स देखें कि हम उसके पास क्या रुकावटें हैं, परेशानियां क्या हैं। वो सारी चीज़ों को जब फोकस करेंगे तभी हमारा एक प्लान बन सकेगा। तो ये चीज़ें तो हमारे निसाब में मौजूद ही नहीं है, हमारे सिर्फ निसाब में मौजूद नहीं है, मैं कहती हूँ हमारे वर्बल निसाब में मौजूद नहीं है, जो हमारी टीचर्स और हम लोग सब पढ़ा रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और एनालिसिस भी क्योंकि नहीं है, जिसका भी आपने तस्करा किया कि अगर एनालिसिस किया जाए किसी भी इंडिविजुअल का, ख़ास तौर पे बच्चे का, तो इसके करियर के लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, बातें और भी हैं, अभी इसके ऊपर गुफ्तगू को जारी रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, तालीम के हवाले से क्या कुछ होने की ज़रूरत है निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, ये मौजू ज़ेर बहस था और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान। मैं बहुत कुछ उनसे सीख रहा था और सीखने का मौका मिल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप भी यकीनन इनकी गुफ्तगू से ज़रूर समझने की कोशिश करें। हमारे महराज भाई यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, कुछ देर पहले उन्होंने कहा एक बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे लिए तो ये बड़ा तरी से भरपूर है और बहुत कुछ इसमें समझने का मौका मिल रहा है। एक और बड़ा आम मामला और मौजूद जिसकी तरफ अभी मुख्तसर वक्त में बहुत सारे मामलात हैं जिस पे गुफ्तगू कर लेते हैं, आज समझने का मौका मिल रहा है कि ये जो निसाब का मामला है, क्या इसको एक यकसा तालीमी निज़ाम अगर पूरे मुल्क में राइज कर दिया जाए तो क्या मसले का हल है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए करता हूँ कि दुनिया में और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मुख्तलिफ तालीमी निज़ाम मौजूद है। निज़ाम से मुतालिक मतलब ये आप समझ लीजिए कि कहीं पे ओ लेवल्स भी है और भी दीगर तरीके हाई निज़ाम हैं जो राइज है और बड़े इफ़ेक्टिव है। हमारे यहाँ ऐसी कैसे मसला हल हो सकता है कि सिर्फ एक तालीमी निज़ाम अगर पूरे मुल्क में राइज कर दे तो आप समझते हैं कि यहाँ मसवाद बेहतरीन अपनी शक्ल में नज़र आएगी? नहीं, वैसे देखें, मैं जिस ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ वो यकसा तालीम निज़ाम का वाहिद ग्रुप है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। अलाइट सिस्टम का मैं एज ए सिंध को देखता हूँ, मैं मेरे पास कैंपसेस हैं अलाइट के। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ आपसे, ये एज पर चॉइस पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का होना चाहिए कि वो क्या चाहता है। ठीक है। और देखें, एजुकेशन के लिए बाउंड्रीज लगाना पूरी दुनिया में नहीं है कि जी आप ये चाहते। कोई बच्चा है वो बहुत आसान चीज़ में मुश्किल चीज़ तलाश कर लेता है और कुछ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुश्किल चीज़ में आसान कर देते हैं। किसी भी चीज़ को उसको मैनेज करना आता है। उस जैसे अभी आपने बात की ना कि प्लानिंग और स्ट्रेटजी में, हम सब स्ट्रेटजीज में जाते हैं, प्लानिंग तो हमारे पास है ही नहीं। स्ट्रेटजी एज पर कंडीशन है कि बस अभी क्या करना है ये बताओ। बिल्कुल ठीक है, मेक श्योर कर दें। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे मेन तो ये है कि अगर आपके में निसाब आपका बहुत फरसूदा है, बहुत पुराना है, कोई जदीद निसाब नहीं है, इवन आप अभी भी क्या करते हैं, आप देखिए छोटी सी बात ले लेता हूं मैं, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बच्चा रिटर्न करता है, ठीक हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, माइक्रो बायो दीगर चीजें पढ़ता है, ये उसने रजिस्टर भरा हुआ होता है। जब वो वही बच्चा प्री मेडिकल का एमडीकेट के लिए कंडक्ट करता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एप्टीट्यूड टेस्ट आपका एमडीकेट होता है, तो वहां कोई चीज रिटर्न ही नहीं होती है, वहां पर कॉन्सेप्चुअल होता है। वहां 200 आपको एक ऑप्शनल देते हैं। इसका मतलब ये, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि बेस जो आपका है वो बिल्कुल ही अलग है। आप इन 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 कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, इसी मुल्क के अंदर आपका 9, 10 का निजाम अलग है, आपका फर्स्ट ईयर सेकंड का निजाम अलग है। अगर आप 9 की केमिस्ट्री को उठाएं और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को उठाएं तो उसमें आसमान और जमीन का। यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री है
और फर्स्ट ईयर में माइक्रो और मैक्रो केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, यानी कि आप 2 बड़े हिस्से पढ़ रहे होते हैं। तो बच्चा 1 साल के अंदर इतना डिफरेंस क्रॉस नहीं करता। या तो आप क्लास 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं तो आपको एक 1 यूनिट निसाब की जरूरत है, लेकिन वो एटलीस्ट स्टैंडर्ड उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कम से कम मसावी मीट तो होना करता चाहिए, होगा। बिल्कुल ठीक इतना है। तो आप अपना कोई निसाब पाकिस्तान का बना लें। आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, कराची के बच्चों को आप कायदे आज़म का मदार पढ़ाते हैं, आप पंजाब के बच्चे को जो है ना वो दाता दरबार पढ़ाते हैं, तो ये निसाब में तो है नहीं। अगर वो बच्चा पंजाब का यहाँ आता है तो उसके सवालात अलग होते हैं। तो सोशल स्टडीज आप देख लें या आप अपने मुताल्ला पाकिस्तान जिसको आप कहते हैं, तो उसमें ही आपके चारों सूबों के मामलात अलग हैं। चारों सूबों को 18 तरमीम की वजह से मसला अलग है। जब ये बड़ा एक हसास मामला और मौजूद है जिसको आपने छेड़ दिया, इसके ऊपर अभी ज़रूर बात करेंगे, बल्कि एक फिर किसी वक्त इसके ऊपर एक बाकायदा नशिस्त रखी जाएगी कि आप वाक़तन पढ़ा क्या रहे हैं और ये क्या मुताला पाकिस्तान वही मुताला पाकिस्तान है जो हमने पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि मुल्क के अंदर 500 साल के गैस के ज़खायर मौजूद हैं जो कि 70 साल में ख़त्म हो गए। तो मैं इस पर खैर मैं क्या इससे ज़्यादा कहूँ, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये ज़रा मिसफरीन बताइएगा, जैसा भी एक यकसा तालीमी निज़ाम और निसाब के बारे में अमूमन एक बात होती है, अब तो एक सियासी नारा भी बन गया। इससे पहले एक हुकूमत आई, उन्होंने ये नारा लगाया कि एक ही तालीमी निज़ाम जो है वो राइज करेंगे। चलें, कुछ लोगों ने कहा कि अच्छी बातें होना चाहिए, मगर कर वो भी नहीं सके, जैसे और भी कुछ नहीं किया, तो ये अच्छी बात है कि ये भी नहीं कर सके। तो मैं ज़रा चाहूँगा इसके ऊपर अपनी राय दें, किस हद तक इफेक्टिव होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी, इफेक्टिव तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि एक जब हम यकसा तालीमी निज़ाम नहीं है तो उसमें कुछ डिफरेंस ये भी है कि एक बच्चा जो हाई स्कूल में पढ़ रहा है उसकी जो ना नॉलेज कुछ और है, और एक बच्चा जो एक नॉर्मल मिडिल स्कूल में पढ़ रहा है उसकी नॉलेज कुछ और है। सेम लाइक दैट, जैसे उन्होंने कहा मौजूद मेहमान ने कि उनकी जो ना एजुकेशन में मतलब उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, या सब्जेक्ट्स नहीं कहते तो उनको चैप्टर्स उनकी नॉलेज बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है सर कि अगर मैं कहती हूँ कि यकसा तालीमी निज़ाम चले, मैं कह रही हूँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी बात है जितने सालों से पाकिस्तान है माशाल्लाह, और अभी इतने ज़माने से ये सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो एकदम तो कोई मैजिक नहीं हो सकता कि वो चीज़ें सही हो जाएं। लेकिन कम अज़ कम हम इस एक तालीमी निज़ाम में एक चीज़ यकसा कर सकते हैं, वो ये कि हम भले वो मैट्रिक का बच्चा हो, भले वो मॉन्टेसरी का बच्चा हो, या वो भले मास्टर्स लेवल का बच्चा हो, उसको हम कम से कम इखलाकियात पे या अपनी आइडेंटिफिकेशन पे कोई ऐसा निसाब रख सकते हैं जो सारे बच्चे एक जैसा पढ़े और उनको सारी चीजें मालूम हो। ये चीज ठीक है। इससे आप समझते हैं कि इक्वालिटी आ जाएगी, सब बिल्कुल आ जाएगी सर। इक्वालिटी इसलिए आ जाएगी, हमारे बच्चे ना बिखरे हुए हैं। एक बच्चा पढ़ता है उसकी, जैसे आजकल आपको पता है कि हमारा जो मेजोरिटी टाइम जो होता है वो ये इन गैजेट्स पे गुजरता है, यानी कि हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, एक रील देखी, हमारा माइंडसेट कुछ और बना, हमने सोचा कि यार नहीं हमें ये चीज़ बेस्ट है, मुझे नजर आ रहा है ये तालीमी निज़ाम जो या ये जो कोर्स है ना ये मेरे लिए बेस्ट है, इसको मैं अगर ऑप्ट करता हूँ तो मेरे लिए आगे की अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी होंगी। थोड़ी सी देर के अंदर मैंने 30 सेकंड 1 मिनट की रील देखी, मैंने रील चेंज करी, मेरे पास जो हुआ टॉपिक चेंज हो गया, मुझे किसी और कंट्री की या किसी और जगह की वो चीज़ नजर आना शुरू हो गई। तो मेरा माइंडसेट जो है ना वो एक जगह पे नहीं बैठा, मेरा माइंडसेट बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो खत्म हो गया। अब वो सारी चीजें जब लेके मैं स्कूल जाती हूँ या बच्चे स्कूलों में बैठते हैं, जब देखते हैं तो वहाँ वो कुछ और पढ़ना है, रील्स में कुछ और दिखाया जा रहा है। अगर किसी तालीम याफ्ता शख्स के बाद बैठ जाओ, उससे काउंसलिंग लो, या जो मोटिवेशन स्पीकर हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो कुछ और बता रहे हैं, तो मसला मतलब इंसान जो है ना वो घूम गया है। अगर देखा जाए तो एक तालीमी निज़ाम ना होने की वजह से हम सब लोग जो है ना वो डिस्टर्ब हो गए, माइंडसेट जो है हमारा बहुत बिखर गया है। मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ और आप इससे इत्तेफाक भी ना करें। इक्विलिब्रियम आपने कहा क्रिएट करने के लिए आप जो है वो एक सबको निसाब पढ़ाएं, लेकिन हमारे यहाँ तो हमेशा जब भी हायरिंग होती है या किसी भी को अपॉइंट किया जाता है किसी भी पोजीशन के लिए, तो सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड देखा जाता है। अगर मिसाल के तौर पे हम दोनों ने एक ही कोर्स पढ़ा हुआ है और मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग है, मेरे अगर बायोडाटा के ऊपर मेरा एड्रेस अगर अच्छी जगह का लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर है मुझे तरजीह दी जाएगी। इस चीज़ को कैसे फिर आप ख़त्म करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सारी चीज़ें बाद में देखी जाती हैं और देखने में ये भी आया है, क्योंकि हायरिंग और फायरिंग मेरा भी एक वो रहा एरिया जिसके ऊपर मुझे रखा गया एक वक्त में, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की कि जब मैं ख़ुद भी अप्लाई करता था तो ये चीज़ मुझे बाद में पता चली कि इस चीज़ को देखा जाता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एरिया कौन सा है, वो ये देखा जाएगा, और जब वो देखा जाएगा तो आपको तरजीह दी जाएगी। ये कैसे खत्म करेंगे? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह निसाब स्टैंडर्डाइज हो गया है, उसको हमने कैटेगराइज कर दिया है, सेम थिंग इज दैट हमने अपना लाइफस्टाइल भी उसी तरह कैटेगराइज कर दिया है। जो चीज़ आप बोल रहे हैं उससे मैं भी इत्तेफाक करूंगी। बिल्कुल अर्ली स्टार्ट में जब मैं अपनी जॉब स्टार्ट करी थी तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं एक नामी गिरामी स्कूल में गई एप्लीकेशन देने, लेकिन मेरे जो अपीयरेंस थी वो मेरा अबाया था या मेरा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था बिल्कुल, तो यू कांट बिलीव कि वो मुझे
एडमिनिस्ट्रेटर तक भी नहीं पहुंचने दे रहे जी। थे। उनका ये ख्याल था कि मैं जॉब कर ही नहीं सकती, नहीं कर सकती। बल्कि उन्होंने नहीं देखा कि मेरे पास डिग्री क्या है, या मैं हाँ। किसने एक्सपीरियंस लेके आई हूँ, या मैं हो बिल्कुल। सकता है कि उनसे ज्यादा अच्छा बेहतर काम कर सकूं। लेकिन उन्होंने क्या करा है, वो लाइफ स्टाइल को और आपकी वेयरिंग को भी जो है वो स्टैंडर्डाइज करा हुआ है। इसीलिए एक तालीमी निसाब होना बहुत जरूरी है। जब सारे बच्चे एक ही स्कूल में एक ही तालीमी निसाब पढ़ेंगे तो भले वो छोटा हो या बड़ा हो, बात सबकी एक ही होगी। सही है। तो उसको सेल्समैन की ज़रूरत होती है अमूमन। वो हमारे यहाँ जो है ना, जो शॉपिंग की जगह ख़वातीन जहाँ पर जाती हैं, तो मैंने देखा एक बच्ची वो छोटी सी खड़ी हुई थी, बहुत सारा उसने मेकअप लगाया हुआ था और वो कोई मेकअप की जो प्रोडक्ट्स थी उसी को सेल कर रही थी। मैंने कहा तो ये आपको रोज़ाना लगाना पड़ता है इतना सारा मेकअप? उसने कहा सर ये जॉब की डिमांड है। मैंने कहा ओके। मुझे बाद में समझ में आया, मैंने कहा ये ज़रूरी होता होगा रोज़ाना इतना सारा मेकअप लगाना। तो ज़ाहिर है ये स्कूल के अंदर भी अब ये कल्चर, जैसे उन्होंने कहा कि आप क्योंकि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तालीम बिल्कुल बेच रहे हैं, ऐसे तो ही। उसके लिए आपको रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अच्छे चाहिए। ज़रा फरमाइए। देखिए मैं तो थोड़ा सा ऑपोजिट बात करना जी जी चाहूँगा ज़रूर कीजिए, आप ज़रूर कि कीजिए। हमारे मुल्क के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर ने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया है। देखिए एक बात समझना है आपने वैसे मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से। कि एक आदमी है, उसकी अपनी क्या वर्थ है। जी। उसने एमबीबीएस किया नहीं है, वो काउंसलिंग कर रहा है एमबीबीएस का। बहुत बहुत खूब। बहुत उसका खूब। कैरेक्टर खुद का सही नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहा है, वो खुद सीएसएस ऑफिसर नहीं है। है। देखिए इसमें थोड़ी सी गलती हो रही है। अब मैं उसको थोड़ा सा बैक चले जाता हूँ जो सही मालूम है। अल्लाह के नबी को जब नबूवत नहीं मिली थी तो अल्लाह के नबी कुफ्फार में सादिक और अमीन थे। तो सीन और बिलीफ का है, कुफ्फार ने अल्लाह के नबी की ज़ात मुबारक हो, ये पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, किरदार साजी बनाने वाली चीज़ है। पहले ये समझ नहीं, वैसे कतई कलामी की माजरत, मामूली सा इख्तिलाफ पढ़ाने की भी है और सिखाने भी। पढ़ाने से मुराद ये है, देखिए सिखाया इस तरह जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ वो सच बोलता हूँ, जी जी। तो मेरा एक बेंचमार्क है कि अमल जी से लोग साबित करना होगा, मुझे अमल से साबित करके बताना होगा। बिल्कुल ठीक है। मैं एक टीचर्स हैं, अगर आपके स्कूल में 20 स्टाफ है तो एक टीचर है, उसका एक बेंचमार्क ये है कि वो सुबह फजर में उठती हैं, तो बताती हैं मैं फजर में उठती हूँ तो मुझे ये फायदे हैं। बच्चा देख रहा भी है मैं कूल डाउन कैसे हूँ, कूल एंड कलेक्टिव कैसे Compose करती कैसे हूँ, हूँ, बिल्कुल ठीक है। पीसफुल कैसे हूँ। तो सिर्फ बताने से, किताबों से इसका कोई करके भी ताल्लुक दिखाना नहीं है पड़ेगा। एग्जीक्यूशंस का। दूसरी बात यह है कि मैं क्योंकि मुख्तसर वक्त में, जी जी। एक मसला हमारे साथ पेरेंटिंग का है कि हमारे अंदर शुक्रगुजारी और अप्रिसिएशन नहीं है। नहीं। माँ बाप कुछ नहीं करें, सिर्फ एक काम करें, जैसे उसने क्लास 1 में अगर उसने इंग्लिश में 40 मार्क्स भी ले लेता है या आज बच्चा गुड लेके आता है, माँ बाप उसको अप्रिसिएशन दें। मेरे ख्याल में हमें हौसला अफजाई की कमी है। बहुत अच्छी बात है। बच्चे माँ बाप की तरफ से तजदीद मोहब्बत हर किसी के लिए चाहिए। मतलब बार बार हमें कलमा भी पढ़ने की जरूरत होती है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि तुम दुनिया के सबसे आला किस्म की मखलूक हो, तुम्हें अल्लाह ने किसी मकसद से पैदा किया। बहुत खूब। अब अल्लाह कह रहे हैं लगत खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, और हम कह रहे हैं कि जी अभी इसका करैक्टर दुरुस्त नहीं है। नहीं, वो तो भाई देखिए दुनिया की तमाम मखलूक जो है वो लिटरेट पैदा होती है। लिटरेट फॉर व्हाट? आपने किसी बिल्ली को ये नहीं बताया कि वो उसने जो है ना दूध कैसे पीना है। आपने किसी शेर को किसी ने नहीं सिखाया कि उसने घास नहीं खानी है, गोश्त खाना है, वो ऑलरेडी है। किसी परिंदे को किसी ने नहीं सिखाया। अल्लाह पाक ने इंसानों को ब्लैंक पैदा किया है क्योंकि ये लामहदूद इल्म के लिए पैदा किया है। तो बाई बर्थ हम अशरफ है, अल्लाह पाक ने किया है, तो हमें शायद शुक्रगुजारी की ज़रूरत है। ठीक है। मैं ये गुफ्तगू बड़ी अच्छी है, इसमें यकीनन मुखिल नहीं होना चाहूँगा, मगर ये कि एक आप बड़ा अजीम काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जेल में जो कैदी हैं उनके एजुकेशन के हवाले से, जिसका कुछ देर पहले मुझे इल्म हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं चाहूँगा ज़रा उसके बारे में कुछ बताएं। मैं तकरीबन 97 से वर्क कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा पाकिस्तान के 2 बड़े मसले हैं, एक फ़िरका वारियत और एक शिद्दत पसंदी। बहुत खूब। शिद्दत पसंदी की वजह से मैं अपने स्कूल ही नहीं जा पाता था, यूनिवर्सिटी नहीं जा पाता था, स्टूडेंट जाते नहीं थे, रोड के हालात ख़राब होंगे तो हम ना मस्जिद जा सकते कुछ। अच्छा, मैंने ये देखा एक्चुअली ये अमन कायम कैसे होगा। तो ये दुनिया का पहला प्रोग्राम मैंने 2010 में लिखा था, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन HR की है। तो मैंने ये कहा कि जो लोग सबसे ज़्यादा हमदर्दी के लायक वो बच्चा है जिसके बाप ने मनशियात, रोड पर कत्ल या ब्लास्ट या तखरीबकारी या रोड पे जलाओ गिराओ या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था। इस मजमे को मैंने जाके जेल में मुलाकात की सबसे पहले।
तो ये जो सजाए मौत हो गई है, अब मैंने कहा इनको आईनी सजा तो हो गई है, लेकिन इसके बच्चे का क्या कसूर है? क्योंकि ये बच्चा जो मनुष्यात, ये जो बंदा मनुष्यात फरोश है, इसको 25 साल की सजा आईनी हो गई है, लेकिन उसकी बीवी और उसके बच्चे को इसका जो दोस्त, जो हैंडलर है, वो रेगुलर कैरी करता था। और 99% रिसर्च ये है कि 93% जो है वो इलिटरेट लोग जेल में जाते हैं और 7% लिटरेट लोग जाते हैं। ये मेरा सर्वे है पूरा तमाम जेलों का। तो अगर हम इनके बच्चों को सबसे पहले लिटरेट बना दें, पढ़ा दें, लिखा दें, डॉक्टर इंजीनियर बना दें, तो समझ लें हमने उस टारगेट को पकड़ा है जिसके पास बहुत इजी था क्राइम, पाकिस्तान के अंदर अमन खराब करने का सबसे बड़ा लिंक। क्योंकि उसके बाप का जो दोस्त था वो ऑलरेडी टेररिस्ट था, उसके बाप का दोस्त मनशियात फरोश था। तो हमने तमाम जेलों से ये डेटा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने तकरीबन 2000 से ज्यादा तुलबा व तालबात जो हैं हमारे पास प्ले ग्रुप से लेके यूनिवर्सिटी में, और हमारी ये एनजीओस काम करती है, पैगाम पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम चला रहे हैं। इसमें आप बीकन हाउस में पढ़ाना चाहें, जनरेशन में पढ़ाना चाहें, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहें, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना चाहें, स्कूल में पढ़ाना चाहें, एज पर चॉइस। वो जो माँ है, जो बच्चा है, वो सबसे ज्यादा मोहताज है क्योंकि उसका बाप अब नहीं है और उसके साथ सराउंडिंग में उसका हैंडलर उसको कवर कर रहा है। तो इसको बहुत एप्रिसिएशन गवर्नमेंट की सतह पे किया गया। आज ये पाकिस्तान का वाहिद प्रोग्राम है, दुनिया का वाहिद प्रोग्राम है। पूरे अमेरिका, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मेरी सर्वे है, वहां पर जेल के अंदर 5 स्टार की फैसिलिटीज होती है, लेकिन जेल से बाहर जो बच्चा होता है, तो ये पाकिस्तान का वो तबका था कि अगर हम इनके बच्चों को कवर कर लें तो विद इन 10 ईयर्स के अंदर हम तकरीबन पाकिस्तान के अंदर पीस लाने में 80% कामयाब होंगे। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी अप्रोच है, होना भी यही चाहिए। एजुकेशन की वजह से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी दोनों आता है, ये बात बिल्कुल सही है। बड़ा अच्छा एनालिसिस आपका है। वक्त मेरे पास क्योंकि महदूद है, मिस फरीन ये बताइए, अभी जैसे ही बात हो रही थी, बड़ा ज़रूरी है कि हर तबके तक, हर हल्के तक तालीम को पहुँचाया जाए। रियासत की भी एक जिम्मेदारी है, निजी इदारे तो यकीनन काम कर रहे हैं, अच्छा या बुरा इसका फैसला तो जाहिर है कि वक्त भी करेगा और उसका एक तरीक़ाकार भी है जो हमारे यहाँ शायद राइज नहीं है, मगर ये कि नीयत यकीनन पता लगती है कि इससे अच्छी है। और आप क्या समझती हैं कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसके ऊपर फिलफोर काम करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर एजुकेशन के हवाले से? फरमाइए। सर मैं फिर वही अर्ज़ करूँगी, मुझे तो लगता है कि एजुकेशन में बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह की निशानदेही आपने भी की और प्रोग्राम में हो रही है, लेकिन अखलाकियात बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा। और इसको स्टार्ट किया जाए पेरेंटिंग से, घरों से स्टार्ट किया जाए। माँ बाप अपने बच्चों को अपनी शनाख्त, अपने दीन के बारे में बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह की भागा भागी की जिंदगी में ना हम अपनी लाइफ साइकिल को भूलते चले जा रहे हैं ना, हम अपना बैकग्राउंड याद नहीं है हमें, हम जहाँ मिल जाते हैं ना, जहाँ बैठते हैं, हमें लगता है कि हम वहीं के हैं। ये हो सकता है कि पहले निसाब को छोड़कर पहले अखलाकियात को तरजीह दी जाए, पहले उसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि कुछ जगहों पर ये हो रहा है और बड़े ज़बरदस्त इसके नताइज बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम निसाब को छोड़ के अखलाकियात पे काम करते हैं तो हम अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं। देखिए, अपने आप को पहचानने का मतलब ये है कि मुझ में शऊर आ जाएगा ना, तो मुझे ये पता होगा कि जो चीज़ सामने टीचर मुझे पढ़ा रही है ना, फॉर एग्जाम्पल वो मैनरिज्म के बारे में बता रही है कि अखलाकियात में, सोशल सर्विस लाइफ में किस तरह लोगों के साथ मिलना चाहिए, लोगों के साथ किस तरह बैठना चाहिए। जब मुझे ये खुद पता होगा कि यार जो ये टीचर बता रही है वो तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया हुआ है, और ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया नहीं है, ये मेरी ज़ात का हिस्सा है, मेरे दीन का हिस्सा है, मुझे सुन्नत रसूल पे अमल करके इसको आगे बढ़ना चाहिए, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब वक्त क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया, ये गुफ्तगू बहुत अच्छी है और इसका सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे, क्योंकि तालीम के हवाले से बात हो रही है, तरबियत के हवाले से बात हो रही है, तो इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को आगे भी जारी रखेंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर मोहम्मद महराज सिद्दीकी साहब का, वो यहाँ तशरीफ़ लाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, सरासिल गुफ्तगू उन्होंने की है। मिस फरीन लोधी साहिबा का कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू दोनों मौजूद मेहमानों ने की। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।